नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, साइंस की बात करें, साइंस में अगर जो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की बात करें, बहुत सारे लोगों को समस्याएं रहती हैं कि उनके नंबर कम हो जाते हैं और अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं फंसते हैं। तो आज आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट 1000 क्वेश्चंस को करेंगे और एनसीईआरटी ही नहीं, हम एग्जाम को ध्यान में रख के, आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहे हैं। स्पेशली आने वाले जो रेलवे एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, या कोई भी एक दिवसीय परीक्षा है, कोई भी वनडे परीक्षा हो, तो उसमें आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही काम आने वाली है। और कह सकते हैं यूट्यूब पे पहली बार होगा जब हम चैप्टर वाइज वन लाइनर 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, 1000 क्वेश्चंस को करेंगे। और अगर जो आप यहाँ पे आ गए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक निवेदन करूंगा, अगर जो आप सीरियस हो थोड़ा सा, तो ईयरफोन लगा के वीडियो को देखो। ईयरफोन लगा लोगे तो आपको फालतू चीजें नहीं सुनाई देंगी, सिर्फ मेरी वॉइस आप तक जाएगी, यानी कि जो भी मैं बोलूंगा, जो भी प्रश्न मैं बोलूंगा, वो सीधे आपके माइंड को टच करेगी। और अगर जो कुछ वीडियो को 2 से 3 बार आपने देख लिया तो ये आपका याद हो जाने वाला है। इस तरीके से मैं भी आंसर को बोलने की कोशिश करूंगा। और अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और एक बात और, अगर जो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीडीएफ की बात करें, जिस पीडीएफ के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, वो आपका फिजिक्स ही नहीं, उसमें केमिस्ट्री है और बायोलॉजी, यानी कि कंप्लीट जनरल साइंस का पीडीएफ है। कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके डायरेक्ट आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चाहेंगे आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम गुरु सुधीर 1 सर्च करके। यहाँ पर भी बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सारे पीडीएफ जो पेड होते हैं, जो फ्री होते हैं, वो आपको मिलते रहते हैं। साथ में वीडियोस भी मिलती है। और ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करके ढेर सारे फ्री एंड पेड पीडीएफ आप ले सकते हैं। आशा है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो, तो गुरु दक्षिणा तो कुछ ना कुछ बनता है, तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। ठीक, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि चैप्टर वाइज हम करेंगे, तो चैप्टर वाइज ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है प्रमुख भौतिक राशियां व उनके मात्रक के। हम क्वेश्चंस को करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे इस सेशन को बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुल मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो वन लाइनर ही है, सारे हम वन लाइनर करेंगे। ठीक है, अब बात करें, नेक्स्ट है आपका माप तौल की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? सेवरेज, फ्रांस में है। नेक्स्ट, लंबी दूरी मापने में सामान्यतः प्रयोग की जाती है, तो लाइट ईयर प्रयोग की जाती है, प्रकाश वर्ष प्रयोग की जाती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। नेक्स्ट बात करें, तेल की सामान्यतः माप होती है, यानी कि जो तेल होता है, जो पेट्रोल होता है, जो डीजल होता है, हम जो खरीदते हैं वो किस में खरीदते हैं? प्रायः हम बैरल में खरीदते हैं। अगर जो हम तेल के माप की बात करें तो एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट बात करें, समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होती है, तो फैदम क्या होती है? फैदम। इसकी थोड़ी सी मैं मोटाई कम कर देता हूँ। ठीक है, तो फैदम होती है। नेक्स्ट बात करें, अगर जो हम यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 9.48 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। अगर जो हम इसको किलोमीटर, यानी कि अगर जो आपके ऑप्शन में किलोमीटर में आ गया तो 9.4 गुणे 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ें, एक पारसेक बराबर कितना होता है? दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पारसेक ही होती है। अगर जो पारसेक को कंपेयर करें लाइट ईयर से, यानी कि प्रकाश वर्ष से, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट बात करें, एक बैरल में कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल की बात करें तो 159 लीटर के बराबर होता है। शोर या ध्वनि को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट बात करें, एसआई पद्धति किसका विस्तारित रूप है? एमकेएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड।
ठीक है। एसआई पद्धति की बात करें, एसआई मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, हमने पहला क्वेश्चन इसमें लिया था कि कुल जो मूल मात्रक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। हमने यहाँ पे बोला था 7 मूल मात्रक होते हैं। और कौन कौन से वो मूल मात्रक होते हैं ये भी जानना जरूरी है आपके लिए पहले चैप्टर में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक तरफ हमने भौतिक राशियां लिखा है, एक तरफ उनके एसआई मात्रक लिखा है और एक तरफ संकेत लिखा है। देखो एमकेएस और सीजीएस बहुत सारी पद्धतियां थी। एक तो एफपीएस पद्धति थी, ठीक है, एमकेएस पद्धति थी जिसको मीटर किलोग्राम सेकंड बोलते थे, और उसके बाद एसआई पद्धति आई और उसके बाद एफपीएस पद्धति थी। एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, सीजीएस यानी कि सेंटीग्राम सेकंड। अब ये 3 पद्धतियां थी, अलग अलग कंट्री अलग अलग माप प्रयोग करते थे। तो सारे कंट्री ने मिलकर सोचा क्यों ना एक ऐसी पद्धति बनाया जाए जिसमें सारे देश लेन देन कर सकें। तो उन लोगों ने मिलकर बनाया एसआई पद्धति यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो एसआई वही मात्रक हम देखेंगे। तो कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं? 7, जो जिसके बारे में मैंने बात की थी, 7 भौतिक राशियां होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की तीव्रता। इनके अक्सर यूनिट पूछे जाते हैं, तो इनको देख लीजिए। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। अब इनके संकेत यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर से हम एक बार बोलने की कोशिश करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा की बात करें इसको हम मोल में मापते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने बात कर ली मूल मात्रक की। मूल मात्रक के अलावा भी 2 संपूरक मात्रक होते हैं। संपूरक मात्रक की बात करें तो 2 संपूरक जो मात्रक होते हैं, एक तो आपका समतल कोण होता है, एक तो आपका ठोस कोण होता है। समतल कोण की बात करें, इसका जो यूनिट होता है रेडियन होता है। ठोस कोण की बात करें, इसका जो यूनिट होता है, इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। आगे चलते हैं। बार किस राशि का मात्रक है? तो बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? हर्ट्ज की बात करें, ये आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल हमारा द्रव दाब का मात्रक है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा की बात करें, ये ऊर्जा का मात्रक है। मानव शरीर के सामान्य टेम्परेचर की बात करें, मानव शरीर का सामान्य ताप की बात करें, तो तीनों यूनिट आपको ध्यान रखना है, यानी कि डिग्री सेल्सियस भी आपको ध्यान रखना है, केल्विन भी ध्यान रखना है, फारेनहाइट भी ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा 98.4 फारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य ताप, या फिर कह सकते हो 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस आप याद रख सकते हो, ठीक है। 36.9 या फिर 37 लगभग में। अब बात करें केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। ये तीनों पैमाने मैंने दे दिए हैं। आगे अगर जो बात करें, डॉप्सन किसकी इकाई है? डॉप्सन है आपका ओजोन परत की इकाई है। नेक्स्ट बात करें, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। नेक्स्ट, कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो कार्य व ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आगे बात करें, ऊष्मा का मात्रक होता है, तो ऊष्मा के ये तीनों मात्रक आप याद रखिएगा, जूल, किलो जूल और कैलोरी, ठीक है। जूल, किलो जूल और कैलोरी। बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। एक अश्व शक्ति के बराबर आपसे पूछे कितने वाट के बराबर तो एक अश्व शक्ति आपका होता है 746 वाट के बराबर होता है। लेंस की क्षमता की बात करें किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। आगे कुछ और यूनिट है, इनको देख लेते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत आवेश की बात करें, कूलाम में मापते हैं। विद्युत विभव को वोल्ट में मापते हैं। विद्युत धारिता को फैराडे। विद्युत भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? आप ध्यान रखिएगा, रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। यंत्र की बात करें तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है, उससे मापते हैं। अगर जो आपसे पूछे 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं।
अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र को देख लेते हैं। विमीय सूत्र निकालना आपको आना चाहिए, यानी कि अगर जो आपको मात्रक याद है तो आप आसानी से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, खैर हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम सीधा विमीय सूत्र को देखते चलेंगे। क्षेत्रफल की बात करें, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। एल लंबाई को एल से, चौड़ाई को भी हम जो यूनिट के हिसाब से देखो तो एल से ही डिनोट करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल का जो यूनिट हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयतन का विमा की बात हो रही है, एल स्क्वायर हो जाएगा। आयतन की विमा की बात करें, इसका एल क्यू होगा। वेग व चाल दोनों की विमा की बात करें समान होता है, तो एल टी पे पावर -1 वेग व चाल की विमा होती है। त्वरण की बात करें तो त्वरण कब होता है, एल टी पे पावर -2, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय त्वरण होता है। तो वेग परिवर्तन यानी कि यहाँ पे वेग की विमा आ जाएगी, समय नीचे आ जाएगा, समय जब ऊपर आएगा टी पे पावर -1 होगा, यानी कि टी पे पावर -1, टी पे पावर -1, टी पे पावर -2 हो जाएगा, यानी कि एल टी पे पावर -2 ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, बल का विमा कई बार पूछा गया है, तो एम एल टी पे पावर -2 होता है। नेक्स्ट बात करें, कार्य के विमा की बात करें तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 होता है। शक्ति के विमा की बात करें एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3। घनत्व की विमा क्या होती है, एम एल पे पावर -3। कभी कभी अगर जो टी पे पावर -0 दे दे तो ये टी पे पावर 0 कुछ भी नहीं होता, अगर जो 0 दे दे तो वहाँ का मतलब वो है ही नहीं। ठीक है, वो आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर दे देता है। अब बात करें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, तीनों की विमा समान होती है, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 होता है। नेक्स्ट बात करें दाब का विमा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। प्रतिबल की विमा की बात करें एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। विकृति की विमा की बात करें एल पे पावर 0, और पृष्ठ तनाव की बात करें एम टी पे पावर -2, और गुप्त ऊष्मा की बात करें एल स्क्वायर टी पे पावर -2 इसकी विमा होती है। आइए चले हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। गति यानी कि मोशन के चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट अदिश और सदिश राशियां ये पूछा जाता है, और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये ट्रिक बताई थी कि अदिश और सदिश कैसे याद रख सकते हो। 90% वहाँ पे सही हो रहा था, कुछ एक्सेप्शन बताए थे, कुछ अपवाद मैंने आपको बताए थे। उसमें अपवाद में आपका था विद्युत धारा, आपको याद करना था कि विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। तो मैंने आपको ट्रिक जो बताया था उसमें बताया था जिसमें भी व आए वो 90% क्या होता है आपका सदिश राशि होता है। तो आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो आपकी बात करें सदिश राशि की बात सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सदिश में देखिए वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, बल आघूर्ण, ये सारे क्या है सदिश राशि हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करें अदिश राशियां, द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान और विद्युत धारा, ये सारा याद रखिएगा क्योंकि द्रव्यमान और विद्युत धारा में वह आ रहा है निकल के, लेकिन फिर भी अदिश राशि है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, धारा, ताप, दाब, ये सारे आपकी अदिश राशियां हैं, इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। ठीक, आगे बात करें भौतिकी के पिता, फिजिक्स के पिता किसको बोलते हैं, न्यूटन ने। न्यूटन ने जो गति विषयक तीनों नियम दिए थे उसको किस बुक में लिखा था, वो लिखा था प्रिंसिपिया नामक बुक में। आगे बात करें न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, तो ध्यान रखिएगा न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। प्रथम नियम के हिसाब से बात करें, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगी, और अगर जो कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहने की कोशिश करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल न लगाया जाए। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम यहाँ पे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। आगे चलें, न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना न्यूटन के हमें प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। आगे चले, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये वाला फॉर्मूला हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है। तो न्यूटन के सेकंड नियम की बात करें, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट बात करें, न्यूटन के कौन से नियम से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पता चलता है, न्यूटन के थर्ड लॉ या तृतीय नियम से हमें यह पता चलता है। नेक्स्ट बात करें अभिकेंद्र बल, ध्यान रखिएगा
वृत्त सर्कुलर मोशन में अगर जो आप गति कर रहे हो तो आपका जो केंद्र की तरफ जो बल लगता है वो अभिकेंद्र बल होता है, और केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है उसे हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्र बल की बात हो रही है जब कोई वस्तु किसी वृत्त के केंद्र की ओर वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प होगा। F बराबर mv²/r। आगे बात करें, उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयाम और भार। आलंब को फुलक्रम बोलते हैं अंग्रेजी में, आयाम को एफर्ट बोलते हैं, भार को लोड बोलते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं ये भी पता होगा, 3 प्रकार के, एक प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण क्या क्या हैं? तो कैंची हो गया, पिलास हो गया, सिरासी हो गया, हैंडपंप हो गया, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल और ब्रेक की बात करें, ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपके हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रथम उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रकार के उत्तोलक की जब भी बात करें इसमें यांत्रिक लाभ 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन तो दिया नहीं है, छोड़ो जाने दो, ठीक है, ये याद रखिएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल पूछे तो सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, ये सारे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को हम एग्जाम के पर्पस से ही बना रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अगर जो आप यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो वीडियो को। नेक्स्ट बात करें, द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ होता है सदैव 1 से अधिक। नेक्स्ट बात करें, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो चिमटा और मनुष्य का हाथ आदि ये एग्जाम्पल है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, और प्रथम श्रेणी का 1 से बराबर 1 से कम हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट, क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी पर प्राप्त करेगी? तो 45 डिग्री। नेक्स्ट बात करें, किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होगी? तो उसकी गति होगी प्रक्षेप्य गति। नेक्स्ट, वस्तु की स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? तो घड़ी की सुई की गति की बात करें आवर्ती गति होती है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये आपका कैसा जड़त्व का नियम है? या आपका गति के जड़त्व का नियम है, ठीक है, और प्रथम जो लॉ होता है उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ठहरी मोटर के अचानक चलने पर, ये स्थिति जड़त्व का एग्जाम्पल है, और ये आपका न्यूटन के प्रथम लॉ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें, न्यूटन के तृतीय नियम का कुछ उदाहरण की बात करें तो बंदूक से चली गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट बात करें, किसी व्यक्ति के किनारे लगी नाव से कूदना। जब आप नाव से कूदते हो तो नाव भी आपकी तरफ धक्का लगाता है और आप भी नाव की तरफ धक्का लगाते हो, तो ये भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ का नियम का पालन करता है। नेक्स्ट बात करें, ग्रहों के तारों के चारों ओर चक्कर लगाना या किसी साइकिल या वाहन का मुड़ना, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का चलना, ये कैसे संभव है? तो ये संभव है अभिकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट बात करें, मथनी व दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे चले, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें बात कर लेते हैं ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आते हैं नेक्स्ट, गति ऊर्जा की बात करें तो इसका समीकरण आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाने में आपको हेल्पफुल होगा। तो गतिज ऊर्जा की बात करें, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², जहाँ पे m द्रव्यमान होता है, v आपका l वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। वहीं पे स्थिति के कारण जो ऊर्जा लगती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। यहाँ पे बात करें संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध पूछे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है, जहाँ पे p बराबर mv होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें
संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो संवेग को जब भी आप दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हमेशा हो जाएगी 4 गुनी। नेक्स्ट बात करें शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को ही हम शक्ति बोलते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है या W/T, और इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड या वाट होता है। नेक्स्ट बात करें 1 किलोवाट में कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट की बात करें ये 10⁶ वाट के बराबर होता है, और एक अश्व शक्ति इसको हम देख ही चुके हैं 746 वाट के बराबर होता है। डायनामो की बात करें वो किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो डायनामो की बात करें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल की बात करें यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन की बात करें यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती की बात करें यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है या चेंज करता है। और लाउड स्पीकर की बात करें विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट की बात करें यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 है इस चैप्टर का, विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत बल्ब की बात करें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ये ऑप्शन पे डिपेंड है कि प्रकाश ऊर्जा पूछा जाए या ऊष्मा, एक ही आएगा। ठीक। विद्युत सेल की बात करें यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार की बात करें यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वॉशिंग मशीन की बात करें अपकेंद्रण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है? तो हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? ध्यान रखिएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होती है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में देखते हैं पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट बात करें भू स्थिर उपग्रह का पलायन वेग का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये वेग होता है किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उससे बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, पलायन वेग ये मान होता है। ठीक है, आगे बात करें अगर हम एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाए तो क्या बदल जाएगा? उसका भार बदल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर अपेक्षा जो भार होता है वो 1/6 होता है। ग्रेविटेशन होता है वो 1/6 होता है। ठीक। नेक्स्ट बात करें जी का मान क्या होता है? तो कैपिटल जी का मान 6.67 यानी कि 6.67 गुणे 10 पे घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। सभी पृथ्वी पर सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है सर्वप्रथम बताया था आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट चलें, जी स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। स्मॉल जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। और जी का मान शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा होगा, ध्यान रखिएगा ये 28 गुना होगा। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितने गुना होगा? 1/6 गुना होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट बात करें जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या प्रतीत होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार या व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो ध्यान रखिएगा लिफ्ट में पिंड का भार, जब व्यक्ति लिफ्ट नीचे आएगी तो पिंड का भार या व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करे तो क्या प्रतीत होगा? तो व्यक्ति का भार या पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो वरुण या नेपच्यून। नेक्स्ट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह बोलते हैं या सैटेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग होता है तो उपग्रह का कक्षीय वेग यानी कि यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √GRE। नेक्स्ट बात करें किसी उपग्रह का पृथ्वी तल से पलायन वेग क्या होता है? तो एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो √2GRE होता है एस्केप वेलोसिटी। अगर जो आपसे यहाँ पे पूछे ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी और यहाँ पे कक्षीय वेग और यहाँ पे पलायन वेग में संबंध, तो आप ये याद रख सकते हो तो एस्केप वेलोसिटी बराबर √2 जो होता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि VE बराबर √2
v0। ये आपका क्या होता है, ये आपका संबंध होता है कक्षीय वेग और पलायन वेग में। ठीक है, आगे चले। पलायन वेग हमेशा कक्षीय वेग का कितना होता है, तो √2 गुना होता है। पेंडुलम तीव्र गति से चलती है, कब चलती है, शीतकाल में। नेक्स्ट, पीसा की झुकी हुई मीनार इस प्रकार से झुकी हुई मीनार है, क्यों नहीं गिरती, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा अंदर रहती है, तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती। नेक्स्ट बात करें, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा छठा चैप्टर है दाब यानी कि प्रेशर के हम क्वेश्चन अब करने वाले हैं। तो प्रेशर की बात करें, पहला प्रश्न है किसी बिंदु के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दाब या प्रेशर। नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब यानी कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन यहाँ पे या पास्कल। ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर एक ही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। ज़्यादातर जो ऑप्शन में आता है वो पास्कल ही आता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये होती है बार। नेक्स्ट है बार के बारे में हमने देखा, तो एक बार इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार के बराबर किसके बराबर होता है, तो एक बार की बात करें तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या फर्क पड़ता है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब की बात करें ये मापा जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या आने की संभावना होती है, आंधी आने की संभावना होती है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक की बात करें जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक की बात करें जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। नेक्स्ट बात करें, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये किस सिद्धांत या किस नियम पर कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हैं पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट बात करें, द्रव दाब किस पर डिपेंड करता है, द्रव दाब किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है पात्र की आकृति जिसमें वह द्रव रखा गया है। नेक्स्ट, बांध की दीवारें नीचे की तरफ चौड़ी बनाई जाती हैं क्योंकि ताकि वह गहराई के साथ साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सके। नेक्स्ट, लाइफ जैकेट डूबते व्यक्ति को कैसे बचाती है, तो लाइफ जैकेट की बात करें वह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए यानी कि तैरता हुआ रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे हमारा है प्लवन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लवन में बात करें एक सिद्धांत आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत की बात करें यह क्या होता है, यह होता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी का आभास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो यह कौन सा सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करें, किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है, तो घनत्व की बात करें द्रव्यमान बटे आयतन होता है और मात्रक की बात करें किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपेक्षिक घनत्व की बात करें यह एक अनुपात होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्यों आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट, जब बर्फ समुद्र में तैरती है तो इसका कितना भाग ऊपर दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा जब बर्फ तैरती है तो यहाँ पे अगर जो वाटर है तो सिर्फ एक भाग ऊपर दिखाई देता है, उसका लगभग 9 भाग नीचे दिखाई देता है, यानी कि 1/10 भाग आपका ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करें, दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से, जिसको दुग्ध मापी भी बोलते हैं, इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट, किसी बर्तन में पानी भरा है, उस पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी के जो तल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले के समान ही रहेगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, वायुयान या फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वायुयान या फुहारा की बात करें ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है, तो उसका घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट बात करें, प्लवन सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो प्लवन सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट चलते हैं, सरफेस टेंशन और पृष्ठ तनाव के कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ससंजक बल। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, आसंजक बल।
नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। द्रव का ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, लैंटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण? केशिकातों के कारण। नेक्स्ट, पतली सुई पानी की सतह पर तैरती है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट बात करें, ब्लॉटिंग पेपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ब्लॉटिंग पेपर की बात करें, यह केशिकातों के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, केशनली में द्रव के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो केशनली में द्रव के उतार चढ़ाव को केशिकातों बोलते हैं। नेक्स्ट, पेड़ पौधों की तनों, शाखाओं व पत्तियों में जल पहुंचता है, किसके कारण? तो ये पहुंचता है केशिकातों के कारण। नेक्स्ट बात करें, पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों नहीं होते? ध्यान रखना, पानी की सतह पर जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो तैरते रहते हैं, और जैसे ही मिट्टी का तेल डालते हैं जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो जल लार्वा होते हैं वो डूबकर मर जाते हैं, जिससे पानी में मच्छर नहीं पैदा होते हैं। नेक्स्ट बात करें, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्यों? क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है, इसीलिए जब भी वायुयान में बैठते हैं तो फाउंटेन पेन नहीं लेके जाते। नेक्स्ट बात करें, वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो इसका भी कारण पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन है। नेक्स्ट बात करें, जल तेल की सतह पर फैल जाती है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। नेक्स्ट बात करें आगे, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी वाले चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बात करें, पहला प्रश्न है, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उसके आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं श्यान बल। नेक्स्ट, श्यानता का गुण है केवल द्रव तथा गैस का गुण है। नेक्स्ट, द्रवों में श्यानता होती है, तो द्रवों में श्यानता की बात करें, अणुओं में लगने वाले संसंजन बल के कारण श्यानता होती है। नेक्स्ट, गैसों में श्यानता होती है, तो गैसों में एक परत की दूसरी परत के अणुओं के स्थानांतरण के कारण इसमें श्यानता होती है। नेक्स्ट, एक आदर्श तरल की श्यानता होती है 0। आगे चले, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ती है? श्यानता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, धारा रेखी प्रवाह के महत्तम गति को कहते हैं क्रांतिक वेग, और अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो स्नेहक की श्यानता बढ़ जाती है। आगे चले, सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर लेते हैं। यानी कि इसमें क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर समान समयांतराल में बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति बोलते हैं। नेक्स्ट, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आवर्तकाल। नेक्स्ट, कंपन करने वाली वस्तु के 1 सेकंड में कंपन को क्या कहते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। नेक्स्ट, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। अब यहाँ पे सरल लोलक का आवर्तकाल का ये फार्मूला देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, T = 2π√L/G, जहाँ पे L डोरी की लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। नेक्स्ट, यदि किसी लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो क्या होगा? तो घड़ी क्या होगी? बंद हो जाएगी, क्योंकि भारहीनता के कारण यानी कि G = 0 होने के कारण घड़ी का आवर्तकाल T अनंत हो जाएगा। ठीक, आगे चले, डोरी की लंबाई बढ़ने से उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट, आवर्तकाल लोलक के किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर डिपेंड करता है? नहीं करता। ठीक है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोलक घड़ियों गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए ये गर्मी में सुस्त हो जाती है। वेव या तरंग को देख लेते हैं। तरंग की बात करें, वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम या ठोस द्रव गैस अथवा में संचरित होती है वे क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट बात करें, वे तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे। नेक्स्ट, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसी तरंगों को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। और जब तरंगों की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है तो उन तरंगों को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की बात करें, किस प्रकार की तरंग का एग्जाम्पल है? तो ध्वनि तरंग एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मैक्सवेल ने।
नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? ये उदासीन होते हैं, ये अनुप्रस्थ होते हैं, प्रकाश के वेग से गमन करते हैं और इसके पास ऊर्जा व संवेग नहीं होता। नेक्स्ट बात करें आयाम। आयाम क्या होता है? तो आयाम की बात करें, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर जितनी अधिक दूरी तय करती है वह वस्तु का दोलन का आयाम कहलाती है। ठीक, आयाम क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तरंगों में तरंग चाल, तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति, यानी कि तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति के बीच संबंध को दर्शाती है। तो ध्यान रखिएगा v बराबर एन लैम्डा, यानी कि v आपका तरंग का चाल है, n आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, यानी कि ये कह सकते हैं अगर जो आपसे पूछे तरंग चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध बताओ तो v बराबर एन लैम्डा होता है। नेक्स्ट, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो एक प्रकार का ध्यान रखिएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। नेक्स्ट, गामा किरणें का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया व कृत्रिम रेडियोधर्मिता में। नेक्स्ट बात करें, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, पूरा नाम है कॉनराड रॉन्टजन। नेक्स्ट, एक्स किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्रों में एक्स किरणों का उपयोग होता है। रेडियो तथा टेलीविजन में उपयोग करते हैं दीर्घ रेडियो तरंगों को। दृश्य किरणों की खोज किसने की? न्यूटन ने। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हर्शल ने। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं होता कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंप के समय कौन सी तरंगे निकलती हैं? तो अपश्रव्य तरंगे निकलती हैं। रडार पर शत्रु के वायुयान का पता लगाया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा। और सिटी स्कैन की बात करें के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं एक्सरेज। बात करें एमआरआई, एमआरआई का पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन में किस तरंग का प्रयोग होता है? होता है चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। आगे चलें, ध्वनि तरंगे व ध्वनि की चाल। नेक्स्ट बात करें, इसमें क्वेश्चन आपका पहला, ध्वनि तरंगे होती है तो ध्वनि तरंगों के बारे में हमने देखा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, इनको मनुष्य नहीं सुन सकता। श्रव्य तरंगों की बात होती है, इनका आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, इनको मनुष्य सुन सकता है। और पराश्रव्य तरंगों की बात करें, ये इनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। पराश्रव्य तरंगों को कौन कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। नेक्स्ट बात करें, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ पे होता है? समुद्र की गहराई मापने में, संकेत भेजने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में, ट्यूमर का पता लगाने में। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल का क्रम है, यानी कि ध्वनि की चाल की बात करें तो ठोसों में सर्वाधिक होती है, उससे कम द्रव में होती है, उससे कम गैस में होती है। ठीक, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल जल में कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकंड। और ध्वनि की चाल लोहे में बात करें तो 5130 मीटर पर सेकंड होती है लोहे में। नेक्स्ट, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो क्या होता है? तरंग व चाल व तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती, यानी कि आवृत्ति वही रहती है, तरंग व तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। नेक्स्ट बात करें, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है चाल व तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट, दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? 17 मीटर। नेक्स्ट, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है, क्यों? अपवर्तन के कारण। ठीक, नेक्स्ट बात करें, चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं होगा, इसलिए चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर, यानी कि कितनी ध्वनि स्तर जो होती है सुनने के लिए अच्छी होती है? तो 30 से 60 डेसिबल, इससे ज़्यादा तो नुकसानदायक होगी। ठीक, आगे चलते हैं। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर होता है तो 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल। नेक्स्ट, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। स्टेथोस्कोप कार्य करता है यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, उड़ते वायुयानों की गति मापी जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट, महिलाओं व बच्चों की आवाज़ पुरुषों से महीन व पतली होती है, क्यों? क्योंकि उनके गलों से निकली ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है।
तारत्व अधिक होता है, इसलिए जो ध्वनि होती है, जो आवाज होती है वो पतली होती है। नेक्स्ट, वह तीव्रता जो ध्वनि प्रदूषण से कही जाती है, यानी कि 80 डेसिबल से अधिक अगर जो ध्वनि की तीव्रता है तो वह ध्वनि प्रदूषण कही जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, पुल पर सैनिकों के ताल मिलाकर चलने से पुल टूटने का खतरा रहता है, क्योंकि अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल के टूटने का खतरा रहता है। कहा जाता है सैनिक जब चलते हैं ताल मिला के, तो पुल अगर जो ब्रिज बीच में पड़ता है तो उनसे ताल मिलाकर चलने के लिए नहीं कहा जाता। ठीक। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आगे चले, हीट यानी कि उष्मा। उष्मा क्या है? तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु में निहित उष्मा किस पर निर्भर नहीं करती? तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट, उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। उष्मा का अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? तो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट या बीटीयू होता है। नेक्स्ट, ताप किसे कहते हैं? ताप वह भौतिक कारक जिससे ऊर्जा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है, वह ताप होती है। नेक्स्ट, ताप का मापन किससे करते हैं? तो सेल्सियस पैमाने पे करते हैं। सेल्सियस पैमाने में मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस होता है और मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस माप सकते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें, मिनिमम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री मैक्सिमम फ़ारेनहाइट होता है। और यहाँ पे केल्विन पैमाने में भी ताप को मापते हैं, 273 से 373 केल्विन इसको मापते हैं। ठीक। ताप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण मापी है तापमापी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका तापमापी के पैमाने का संबंध। C/5 F-32 बराबर K-273/5। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर जो आपसे C दे दे, आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पे कन्वर्ट करने के पूछो, कन्वर्ट करने के लिए कहे तो आप इसका यूज करके कर सकते हो, C यहाँ पे पुटअप कर दोगे। या F दे दे, आपसे कहे सेल्सियस पैमाने पे बताओ तो F यहाँ पे पुटअप कर दो। आपसे केल्विन पैमाने पे पूछे, आपको C दे दे तो आप इसका यूज करके निकाल सकते हो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। C/5 F-32/9 बराबर K-273/5। नेक्स्ट, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? वह वस्तु का न्यूनतम ताप जो उसको मतलब किसी वस्तु का न्यूनतम ताप, उसको हम परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाने व केल्विन पैमाने पर न्यूनतम ताप होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस या होता है सेल्सियस पैमाने पर। केल्विन पैमाने पर 0 के न्यूनतम ताप होता है। ठीक, आगे चलें। पारा किस ताप पर जमता है? तो पारे की बात करें -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठीक है, और इससे नीचे अगर जो ताप को ज्ञात करना तो पारा तापमापी का उपयोग हम नहीं करेंगे, अल्कोहल तापमापी का उपयोग करते हैं। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। नेक्स्ट, पूर्ण विकिरण तापमापी से क्या मापा जाता है? दूर स्थित वस्तु का ताप, सूर्य व तारों का ताप। ठीक है, कह सकते हैं दूर स्थित वस्तु का ताप नापा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी से। नेक्स्ट बात करें, विशिष्ट उष्मा क्या होती है? किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या घटाने में जो उष्मा देनी व लेनी पड़ती है, उस उष्मा को विशिष्ट उष्मा हम कहते हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट उष्मा व्यक्त किया जाता है किसमें? कैलोरी में। नेक्स्ट, किसकी उष्माधारिता विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है? जल की। आगे चलें, विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल या किलोग्राम केल्विन। ठीक है, आगे बात करें, ठोस को गर्म करने पर उसमें उष्मीय प्रसार होता है सभी दिशाओं में। नेक्स्ट, द्रव को गर्म करने पर उष्मीय प्रसार हो तो आयतन में प्रसार अधिक होता है जिसके कारण घनत्व घट जाता है। ठीक है, द्रव को गर्म करने पर उष्मीय प्रसार हो तो क्या होता है? तब आयतन में प्रसार अधिक होता है जिसके कारण जल का घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट, जल में असामान्य प्रसार होने पर प्रायः सभी द्रव गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा द्रव की जब भी बात हो तो गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल की बात करें जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो आयतन में घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पास जैसे ही गर्म होता है वो आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। अतः जल के घनत्व की बात करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट बात करें, उष्मा संचरण की कितनी विधियाँ? 3 विधियाँ हैं, चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट बात करें, चालन में उष्मा का संचरण कैसे होता है? तो चालन में इसमें उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपना स्थान को परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, ठोसों में उष्मा संचरण कैसे होता है? तो ठोसों में जो उष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है।
नेक्स्ट बात करें संवहन, इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। तो चालन में स्थानांतरण नहीं होता, फिर भी संचरण होता है, लेकिन जो संवहन विधि होती है उसमें ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक, ऊष्मा का संचरण पदार्थों के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। नेक्स्ट बात करें गैसें तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? संवहन विधि के द्वारा। विकर्ण विधि की बात करें उसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करें नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप, इसको हम कर चुके हैं, 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने पर किस ताप का बिंदु पर समान होते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो दोनों समान होते हैं। भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबले हुए जल से, क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट बात करें रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ खाना ताज़ा अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन घटता है। नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, वह जमाव बिंदु क्या होता है? घट जाता है। आप देखते होंगे जो बर्फ़ की सिल्ली होती है उस पर नमक भी लगा दिया जिससे वो कम धीरे धीरे या जल्दी ना गले। नेक्स्ट, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीने का मुख्य उपयोग ये शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दे तो कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ठंडा हो जाएगा, नहीं, कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट, कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो पारा या Hg। नेक्स्ट, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। नेक्स्ट, परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आर्थिक परावर्तन की बात करें, इसमें कौन सी युक्ति प्राकृतिक घटना है? तो ध्यान रखना इन तीनों की घटनाएं जब होती हैं तो आकाश में इंद्रधनुष बनता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। आगे चलें, प्रकाश। प्रकाश को हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रकाश की बात करें, प्रकाश क्या है और वह कैसे संचरित होती है? तो प्रकाश की बात करें, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तो प्रकाश कैसे संचरित होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की बात करें 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? रोमन ने की थी। नेक्स्ट बात करें, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। चंद्रमा को 1.28 सेकंड लगता है और सूर्य को बात करें, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन पर प्रकाश डालने पर वे प्रकाशित होते हैं या दिखाई देते हैं, वे कहलाती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट बात करें, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन की बात करें सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष व चांद से आकाश काला दिखाई देता, क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट बात करें, तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी तक दिखाई देना किसका कारण है? तो अपवर्तन का कारण है। नेक्स्ट बात करें, जल के तल में पड़े सिक्के का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट बात करें, मृग मरीचिका का बनना किसके कारण संभव है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट बात करें, हीरे का चमकना व प्रकाश तंतु का कार्य करना किसका उदाहरण है? प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है, तो ये होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना किसका कारण है? प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट, पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंगीन दिखना किसके कारण होता है? ये होता है व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट बात करें, पानी में पड़ी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती, क्यों? अपवर्तन के कारण।
नेक्स्ट, दर्पण की एक सतह पर कलई होती है। कौन सी कलई होती है? आपने देखा होगा जो शीशा होता है उस पर एक सिरे पर कलई, जिसमें हम फेस देखते हैं, हम चेहरा देखते हैं, कलई लगी होती है, वो होती है सिल्वर नाइट्रेट की लगी होती है, AgNO3, जिसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट बात करें, समतल दर्पण की एक तरफ कोई वेग v वेग से चलता दिखाई देता है तो दर्पण से जो प्रतिबिंब होगी वो उसकी तरफ 2v वेग से यानी कि दोगुनी गति से आती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोलीय यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ध्यान रखिएगा, ये आपका न्यूमेरिकल लगाने में आपके काम आएगा। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 360/θ कर देंगे। थीटा 45 है तो थीटा की जगह पर 45 रख देंगे, थीटा 60 है तो 60 रख देंगे, और यहाँ पे ध्यान रखना यदि सम आए तो माइनस, यानी कि जो आंसर है उसमें से एक घटा देंगे। नेक्स्ट बात करें, गोलीय दर्पण होते हैं तो दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, ये होते हैं गोलीय दर्पण। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें, इंपॉर्टेंट है, सेविंग मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कान व आंख के नाक के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट व सर्च लाइट व सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग की बात करें तो गाड़ियों के पार्श्व लाइट के दर्पण के रूप में, सोडियम परावर्तक के रूप में, गाड़ियों के स्ट्रीट लाइट परावर्तन के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता कैसे मापी जाती है? डायोप्टर में। पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस का क्या उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस की बात करें, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अवतल लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस की बात करें, गैलीलियो दूरदर्शी के नेत्रिका तथा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग की बात करें, लाल, हरा व नीले रंग को हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। नेक्स्ट, द्वितीयक रंग किसे बोलते हैं? पीला, मैजेंटा और पिकाक नीला को हम द्वितीयक रंग बोलते हैं। जब दो रंगों को परस्पर मिलाने पे श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो उन दोनों रंगों को पूरक रंग बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश की कणिका सिद्धांत को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। और प्रकाश विद्युत सिद्धांत को किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत को किसने दिया था? यंग ने। और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को दिया था प्लांक ने। प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो नियोन गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3D प्रतिरूप के अंकित अथवा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है? होलोग्राफी। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्ध्य से। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होती है लाल रंग की, और ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होने का क्या कारण होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और वह हमें दूर से दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट बात करें, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से की जा सकती है। नेक्स्ट बात करें, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख पर बनता है, किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट बात करें, एक रंगीन, देखो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कैसा होता है? वो होता है आपका वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट, एक रंगीन टेलीविजन 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बनता है, तो इसमें जो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला, वही रंग होते हैं। ठीक, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं, में कौन सा लेंस लगाया जाता है निवारण हेतु? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष की बात करें, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो इसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक व उल्टा बनता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पर प्रतिबिंब बनता है तो दूर दृष्टि दोष अगर जो आपको है तो आपका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। नेक्स्ट बात करें, सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था? ध्यान रखना, सर सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज मिला था वह प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे चलें, स्थिर वैद्युत या विद्युत धारा वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। चालक किसे कहते हैं? चालक जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उन्हें हम बोलते हैं चालक। जैसे तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। अगर जो पूछा जाए सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है तो चांदी होता है। चूंकि चांदी महंगा होता है इसलिए हम तांबे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें, अचालक या नॉन कंडक्टर। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी,
रबड़, कागज आदि। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा से ऊर्जा परावर्तित होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक, नेक्स्ट बात करें, लेक्वांसी सेल प्रयोग होता है। तो लेक्वांसी सेल की बात करें, विद्युत घंटी में, टेलीफोन आदि में प्रयुक्त होता है। ये ऐसे जगहों पे प्रयोग की जाती है जहां पे रुक रुक के ऊर्जा देने का कार्य होता है। नेक्स्ट बात करें, लेक्वांसी सेल में होता है, लेक्वांसी सेल की बात करें, लेक्वांसी सेल की बात करें, इसमें कार्बन का छड़ होता है जो एनोड के रूप में कार्य करती है, जस्ते का छड़ होता है जो कैथोड के रूप में कार्य करती है, तथा जो लिक्विड होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक, लेक्वांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? ईएमएफ की बात करें 1.5 वोल्ट होता है। चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है ओम। आगे चलें, ओम का नियम होता है, तो ओम का नियम की बात करें, V बराबर RI होता है, जहां V वोल्ट होता है, R एक नियतांक होता है और I एक धारा होती है। नेक्स्ट, प्रतिरोधों का संयोजन की बात करें, दो प्रकार के प्रतिरोधों का संयोजन होता है, एक तो श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम के संयोजन में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल लगाने में काम आएंगे। नेक्स्ट बात करें, जो समांतर क्रम में संयोजन होते हैं उनका समतुल्य प्रतिरोध की बात करें तो 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में ऊर्जा का क्षय होने की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। आगे चले, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। 1 किलोवाट घंटा का मात्रक अर्थात अथवा यूनिट, 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट बराबर होता है वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000। ये आपका न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा, या वाट गुणे घंटा बटे आपका क्या हो जाएगा? 1000। अमीटर यंत्र काम आता है, तो अमीटर की बात करें विद्युत धारा मापने में काम आता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। जलते हुए बल्ब के तंतु या फिलामेंट के ताप कितना होता है? 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करें, फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि यह उच्च गलनांक का होता है और क्वथनांक तथा उच्च प्रतिरोध इसमें होता है। नेक्स्ट बात करें, विद्युत बल्ब में गैस भरी जाती है तो निष्क्रिय गैसें भरी जाती है जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियान। नेक्स्ट बात करें, घरेलू उपभोक्ताओं को किस वोल्टता की धारा प्राप्त होती है? 220 वोल्ट। नेक्स्ट, बल्ब में निष्क्रिय गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि निष्क्रिय गैसों के अभाव में तंतु वाष्पित हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, फ्यूज तार का गलनांक होता है तो कम होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य होता है प्रत्यावर्ती एसी को कम या ज़्यादा करना। ठीक, एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। नेक्स्ट, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त धातु होती है सिलिकॉन, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिलिकॉन, जो सोलर प्लेट होती है उसको बनाने में उपयोग की जाती है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। विद्युत धारिता का मात्रक है फैराडे। आगे चले, फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशे व टिन की मिश्र धातु का। किसमें विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। खोखले चालक का आवेश होता है 0। विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। CFL की बात करें, पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा। घरों में उपयोग की जाती है। लेजर की बात करें, लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर के उपयोग की बात करें, आंखों के शल्य चिकित्सा में, नाभिकीय संलयन में, होलोग्राफी तकनीक में यूज होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। घरेलू परिपथों में तारों का संयोजन होता है समांतर क्रम में। आगे चले, आगे है चुंबकत्व वाला चैप्टर देख लेते हैं। प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड जो होता है Fe3O4, ये एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक किससे बनाया जाता है? तो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। चुंबक को क्षैतिज लटकाने पर वह ठहरती है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला भी हम प्रयोग करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात आदि लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं तो प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, जल, सोना, हीरा, नमक आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है तो नर्म लोहे को हम प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है इस्पात। नेक्स्ट बात करें, लोहे का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? 1 गॉस।
नेक्स्ट बात करें, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? 180 डिग्री का। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह कहलाता है अतिरिक्त ध्रुव। नेक्स्ट बात करें, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः प्रयोग होता है लोहा। नेक्स्ट बात करें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में किया जाता है? जनित्र। नेक्स्ट, एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है परिनालिका। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 900। नेक्स्ट बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। आगे चलें, आगे हम आते हैं परमाणु भौतिकी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु मुख्यतः बना होता है किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु कैसा कण है? एक प्रकार का उदासीन कण होता है। परमाणु के कुछ मूल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की बात करें, खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की बात करें, यहाँ पे खोज किया था चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पे खोजकर्ता में रदरफोर्ड भी आता है। ठीक, यहाँ पे बात करें द्रव्यमान देख लीजिएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का देख लीजिएगा 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की बात करें, ये आवेश 0 होता है इस पर, और यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। ठीक, खोजकर्ता आपने देख लिया। कैथोड किरणें पैदा की जा सकती है केवल गैस का प्रयोग करके। कैथोड किरणें होती हैं ऋणात्मक व अदृश्य, और कैथोड किरणों का वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। ठीक, आगे चलें, रेडियो सक्रियता व नाभिकीय विखंडन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बैकुलर व मैडम क्यूरी, इन दोनों ने मिलकर की थी। रेडियम की खोज की थी रॉबर्ट पियरे व मैडम क्यूरी ने। रॉबर्ट पियरे व मैडम क्यूरी ने। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरणों की। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? रदरफोर्ड ने। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की बात करें, E = mc² होता है, जहाँ m द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग होता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन किसने दिया था? तो स्ट्रॉसमैन और हॉर्न ने। रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल या ग्रेफाइट। नेक्स्ट, रिएक्टर में निरंतक छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं कैडमियम या बोरान की छड़। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संलयन के उदाहरण होते हैं सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश के स्रोत में। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होता है अल्फा, बीटा और गामा कण उत्सर्जित करता है। ठीक, अल्फा, बीटा और गामा कणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। आगे चलें, अब आते हैं यहाँ पे प्रमुख भौतिक संबंधी खोजों के बारे में देख लेते हैं किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये वाले टॉपिक। इलेक्ट्रॉन की बात करें जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन चैडविक ने। परमाणु की बात करें, खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने। ठीक, गति विषयक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें, किसने खोजा था? माइकल फैराडे ने। एक्स किरणों की बात करें, इसने रॉन्टजन ने, विलियम रॉन्टजन ने यहाँ पे खोजा था। विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ पे 1905 में खोजा था। वर्ष कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो खोज है वो इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफी की बात करें धातु में, जे निप्से ने खोजा था। फोटोग्राफी फिल्म की बात करें, जॉन कॉर्बेट ने। विद्युत प्रतिरोध के नियम को किसने दिया? ओम ने दिया था। तापायनिक उत्सर्जन की बात करें, एडिसन ने खोजा था। ट्रायोड वॉल की बात करें, फॉरेस्ट ने खोजा था। विद्युत अपघटन के नियम की बात करें, फैराडे ने। और डायनामाइट को खोजा था अल्फ्रेड नोबल ने। आगे चलें, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। परमाणु बम की बात करें, ऑटो हॉर्न ने। परमाणु संरचना किसने दिया था? नील बोहर व रदरफोर्ड ने। हेनरी बैकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। सापेक्षिकता के सिद्धांत की बात करें, किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। रमन प्रभाव की बात करें, सीवी रमन ने खोजा था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने। विद्युत आकर्षण के नियम की बात करें, कूलॉम ने दिया था। फोटोग्राफी प्लेट की बात करें, टॉलबोस ने इसको दिया था। आवर्तसाली की बात करें, मैंडलिप ने। तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज ने। डायोड वॉल्व की बात करें, किसने दिया आविष्कार किया? सर फ्लेमिंग ने। और नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने। और बेतार का तार की बात करें, मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था।
आगे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। देखो मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे बात करें क्वेश्चन से चिकित्सा संबंधी प्रमुख संस्थाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की बात करें कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है? टीबी के लिए रिसर्च सेंटर आपका चेन्नई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? गुड़गांव में। मलेरिया रिसर्च सेंटर की बात करें दिल्ली में है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर की बात करें यह आपका नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स की बात करें नई दिल्ली में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें ये कहाँ पे है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें ये आपका लखनऊ में है। ठीक, आगे चलें। अब आते हैं कृषि और पशुपालन संबंधित प्रमुख संस्थाएं की बात करें तो यहाँ पे गन्ना प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये आपका कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें ये आपका कटक में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात करें ये आपका जोधपुर में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करें लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी की बात करें आपका कहाँ पे? लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान ये देखो ये परिषद है, सॉरी ये परिषद है और संस्थान है, वैसे दोनों नई दिल्ली में, कंफ्यूज मत होना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की बात करें ये बेंगलोर में है। इंडियन लाख इंस्टीट्यूट की बात करें लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका रांची झारखंड में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। अब आते हैं विभिन्न विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ शाखा एक तरफ आपका अध्ययन। एयरफोन लगा के सुनिएगा ध्यान से। न्यूमिस्मेटिक की बात करें न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, कॉइन्स का अध्ययन किया जाता है। एकोसिस्टिक्स की बात करें एकॉस्टिक्स होता है, सॉरी एकॉस्टिक्स ध्वनि का अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक्स के अंतर्गत। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों के अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान का अध्ययन। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। हार्टिकल्चर पुष्प व फलों के अध्ययन। यहाँ पे बात करें माइकोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत कवकों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव विकास का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन। क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत फूलों के रंगों का अध्ययन। कॉर्मोग्राफी के अध्ययन अंतर्गत नक्शा बनाने की कला का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। इथोलॉजी के अंतर्गत बात करें जीवों के प्रजातियों व गुणों का अध्ययन। और ओनिरोलॉजी के अंतर्गत स्वप्नों का अध्ययन। जीनेटिक्स के अंतर्गत वंशानुगत गुण का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। और नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है गुर्दा का अध्ययन। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के रोगों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत वायरोलॉजी का बात करें वायरस का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन कला का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी की बात करें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे गायनकोलॉजी की बात करें स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी आप यहाँ पे रिलेट करके पढ़ सकते हो, जैसे स्त्री का प्रॉब्लम होता है तो गायनकोलॉजी को खोजते हो, हृदय का प्रॉब्लम होता है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो कार्डियोलॉजी की बात करें हृदय रोग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मेटालर्जी की बात करें धातु विज्ञान। जेनेटिक्स की बात करें अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी की बात करें खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। न्यूमरोलॉजी की बात करें संख्याओं का अध्ययन। हिस्टोलॉजी तंतुओं या ऊतक का अध्ययन। हिपैटोलॉजी की बात करें यकृत का अध्ययन। लिथोग्राफी की बात करें सिलाई या पत्थर का अध्ययन। ऑटोलॉजी कान का अध्ययन। न्यूमेटिक्स की बात करें गैसों का अध्ययन। फोटोलॉजी की बात करें प्रकाश का अध्ययन। रेडियोलॉजी की बात करें तो एक्स किरणों का अध्ययन। जुकेमी की बात करें तो पशु रसायन का अध्ययन। वीडी कल्चर में अंगूरों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। फाइकोलॉजी का संबंध किससे? शैवालों के अध्ययन से। साइटोलॉजी जीव कोशिका का अध्ययन से। एंथोलॉजी की बात करें पुष्पे के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अब बात करें फसली पादपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। सौंदर्य का अध्ययन को बोलते हैं कैलोलॉजी। नेक्स्ट समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन की बात करें कॉस्मोलॉजी। शब्दों तथा वाक्यों के अध्ययन को बोलते हैं सीमेटिक्स। और मृदा का अध्ययन मिट्टी का अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी।
ये प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ आविष्कार है, एक तरफ आविष्कारक है। तो क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार किया था मैक्स प्लैंक ने। कैलकुलेटर का पास्कल ने किया था। क्लोरोफॉर्म का बात करें जेम्स हैरिसन ने। टेलीग्राफ का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। टेलीविजन आपका पता होगा जेल बेयर्ड ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किया था कितने, ग्राहम बेल ने। ठीक, टेलीस्कोप का गैलीलियो ने। ट्रांजिस्टर की बात करें विलियम साल्क ने। डायनमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। पेनिसिलिन की बात करें ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। परमाणु बम की बात करें ऑटो हॉर्न ने खोजा था। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्वेल ने खोजा था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियो की बात करें मार्कोनी ने। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। भाप इंजन जेम्स वाट ने। रडार की बात करें टेलर एवं यंग ने रडार की खोज की थी। गन पाउडर रोजर बेकर ने किया था। छपाई कला का अध्ययन गुटेनबर्ग ने। हवाई जहाज की बात करें राइट ब्रदर्स ने किया था। एक्सरे को खोजा था रोन्टजन ने। हाइड्रोजन को खोजा था कैवेंडिश ने। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन को चैडविक ने। नाभिक को किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने। परमाणु संख्या की बात करें किसने खोजा, मोस्ले ने। परमाणु सिद्धांत की बात करें डाल्टन ने खोजा था, आविष्कार किया था। बैरोमीटर की बात करें टोरिसेली ने। आवर्त का नियम किसने दिया था, सर्वप्रथम मैंडलीफ ने। डायनामाइट की खोज की अल्फ्रेड नोबल ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत की बात करें आइंस्टीन ने। माइक्रोस्कोप जॉनसन। रक्त परिवहन की खोज की थी किसने की थी, लैंड स्टीनर ने। इंसुलिन की खोज बैटिंग ने। पोलियो के टीका जॉन इस सॉल्क ने खोजा था। बेतार का तार मार्कोनी ने। जेट इंजन को फ्रैंक हिटल ने। रडार को अल्बर्ट टेलर ने। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें जॉन गुटेनबर्ग ने। आगे चले, माइक्रोस्कोप की बात करें जेड जॉनसन ने। प्रेशर कुकर को किसने खोजा था, डेनिस हैपेपी ने। कॉस्मिक किल्ड की बात करें विक्टर हेस ने। टेलीस्कोप हैंस लैप्रेसी ने। एसी मोटर की बात करें निकोला टेस्ला ने खोजा था। क्रोनोमीटर की बात करें जॉन हैरिसन इसके आविष्कारक थे। अब यहाँ पे कुछ और उपकरण है, इनके कार्य देख लेते हैं। अल्टीमीटर की बात करें ऊंचाई मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। कार्डियोग्राम से हृदय की गति। हाइड्रोमीटर की बात करें द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापने के काम आता है। मैनोमीटर गैसों के दाब मापने के काम आता है। रेन गेज वर्षा को मापा जाता है, कितना वर्षा हुआ। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। फैदोमीटर की बात करें समुद्र की गहराई मापी जाती है। एनीमोमीटर से बात करें हवा की शक्ति तथा गति मापी जाती है। हाइग्रोमीटर की बात करें वायुमंडल की आर्द्रता मापने के काम आती है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र होता है। सेक्सटेंट की बात करें यह आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की मापी जाती है इससे। ठीक, अमीटर की बात करें विद्युत धारा की माप की जाती है। ओडोमीटर की बात करें पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। कैस्कोग्राफ की बात करें पौधों की वृद्धि मापी जाती है इससे। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर की बात करें विद्युत धारा की प्रबलता मापने की काम आती है। सिस्फोमेनोमीटर की बात करें रक्त दाब मापने की काम आती है। स्फिग्नोमेनोमीटर। पायरोमीटर की बात करें उच्च ताप मापी जाती है। हाइड्रोफोन की बात करें पानी में ध्वनि की मापी जाती है इससे। टैकोमीटर वायुयान तथा मोटर बोटों की गति मापने की काम आती है। थर्मोस्टेट की बात करें ताप को नियंत्रित करने के काम आती है। गायरोस्कोप की बात करें घूमती वस्तु को गति मापने के काम आती है। स्टेथोस्कोप की बात करें हृदय और फेफड़े की गति सुनने में काम आती है। डायलिसिस की बात करें गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में, रक्त के शुद्धिकरण में डायलिसिस की प्रक्रिया काम आती है। रेडिएटर की बात करें वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में काम आती है। जाइलोफोन ध्वनि उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। पिपेट की बात करें, पिपेट यहाँ पे द्रव की निश्चित मात्रा मापने में यह काम आता है। पेसमेकर हृदय स्पंदन में। क्रोमोमीटर की बात करें जलयानों का सही समय का पता लगाने में। नेक्स्ट बात करें सही पता लगाने में क्रोमोमीटर का उपयोग किया जाता है। साइट्रोटन की बात करें कृत्रिम मौसम का निर्माण उपयोग करने में यह किया जाता है। पाइकोमीटर दूर की वस्तु का ताप मापने में पाइकोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप की बात करें आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। डिक्टाफोन की बात करें तो बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में डिक्टाफोन का उपयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटर की बात करें विद्युत ऊर्जा संग्रह करने में। कंप्यूटरेट की बात करें विद्युत धारा की दिशा बदलने में। ओडोमीटर की बात करें गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। कार्ब्यूरेटर की बात करें इंजन में पेट्रोल व वायु के निश्चित भाग मिलाने में कार्ब्यूरेटर का उपयोग किया जाता है। ग्रेवोमीटर की बात करें जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में ग्रेवोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब ये वाला है चिकित्सा संबंधी प्रमुख खोजें, इसको भी हम कर लेते हैं। डायबिटीज़ की खोज की थी, डायबिटीज़ के टीके की खोज बेंटिंग ने की थी।
आरएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने। डीएनए की खोज की थी जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की थी पिनकस ने। रक्त ट्रांसफ्यूजन की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग तथा वेस्ट ने। हैजा के टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। टीबी के टीके की खोज की थी कीटाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने। मलेरिया की कीटाणु की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। टाइफाइड की कीटाणु की खोज की थी इवर्थ ने। पेचिस एवं प्लेग के कीटाणु की खोज की कीटाजारो ने। ठीक, चेचक के टीके को खोजा था एडवर्ड जेनर ने। बीसीजी के टीके को खोजा था यूरिन कामेट ने। कालाजार बुखार की बात करें यूएन ब्रह्मचारी। हृदय प्रत्यारोपण को सर्वप्रथम किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और बात करें बेरी रोग की चिकित्सा किसने खोजा था? आइजैक मैन ने। डीडीटी जो टीका है इसको किसने खोजा था? डॉक्टर पॉल मूलर ने। अल्ट्रा किरणों की खोज किसने की थी? पिनमैन ने। आगे चले, जेनेटिक कोड को किसने खोजा था? हरगोविंद खुराना ने। हाइड्रोफोबिया का इलाज लुई पास्चर ने। सल्फा ड्रग्स को बनाया था जी डोमोक ने। सिफिलिस का इलाज किसने खोजा था? पॉल एहलिस ने। पोलियो को टीका को खोजा था जॉन साल्क ने। रक्त परिवहन की खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक माने जाते हैं हनीमैन। और एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म की बात करें जेम्स हैरिसन ने खोजा था। स्टेथोस्कोप की बात करें लेनक ने खोजा था। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एस्पिरिन की खोज की थी ट्रेजर ने। आयरन लंग्स की खोज की थी फिलिप ड्रिंकर ने। स्टेप्सोमाइसिन की बात करें खोजा था वैक्समैन ने। कुष्ठ रोग की जीवाणु की खोजा था हंसन ने। कीटाणु सिद्धांत को दिया था सर्वप्रथम लुई पास्चर ने। और डिप्थीरिया रोग को खोजा था यहाँ पे क्लेबज और लोफलर ने। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो दोस्तों ये था 1000 जीके का आपका क्वेश्चन, जिसमें हमने डिस्कस किया 1000 वन लाइनर आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस को जो एनसीईआरटी बेस्ड था। इसी प्रकार से हम आगे केमिस्ट्री भी करेंगे, बायोलॉजी भी करेंगे, साथ में आपका जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, सबको हम 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि मैंने बताया था हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तथा अगर जो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।